राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर ले? चलिए। तो कल की क्लास में हमने शुरू किया था अवर राइडिंग। अगर आप जावा में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते तो दो टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, अवर राइडिंग और स्टैटिक नॉन स्टैटिक। सीधा दो क्वेश्चन तो आपके तय है जावा से। तीन चार क्वेश्चन आएंगे, दो तो आपका पहले से तय है। तो मुझे बताइए, अवर राइडिंग कब लागू होती है? अगर हमारे प्रोग्राम में इनहेरिटेंस है तब क्या लागू हो सकता है? अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ओवरराइडिंग नहीं होगी। ओवरराइडिंग के लिए बहुत जरूरी है, बोलो ओवरराइडिंग में मेथड का नाम क्या होगा? अलग, सेम या डिफरेंट? सेम होगा। दूसरा, मेथड का पैरामीटर क्या होगा? सेम होगा। मेथड का रिटर्न क्या होगा? सेम होगा। या इसका होगा कोवेरिएंट। क्या होगा? कोवेरिएंट मतलब उसी का एक सब पार्ट हो सकता है। अब ये कोवेरिएंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, फ्लोट और डबल इनमें से बड़ा कौन है? छोटा कौन है? तो अगर मैं बोलूं एक बड़ा एक छोटा है, एक पिता एक बेटा है, तो बताइए कौन पिता कौन बेटा? डबल पिता है और बेटा कौन है? तो अगर डबल है तो आप इसको फ्लोट भी ले सकते हो। कोवेरिएंट उसी का मतलब है। बताइए बाइट क्या होता है? फ्लोट या रियल नंबर होता है या इंटीजर होता है बाइट? और शॉर्ट, ये सब इसके कोवेरिएंट होते हैं इंटीजर के। तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है, ये आपकी लिखी हुई है, लेकिन इसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं। ये आपने कल लिखवाया था मैंने आपको। पर उससे पहले हमने कहा कि एक चीज और जान लेते हैं, वो है फाइनल। क्या है? फाइनल कीवर्ड। बताइए फाइनल कीवर्ड क्या क्लास के आगे आता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल क्लास। क्या फाइनल कीवर्ड मेथड से पहले आता है? तो वो क्या कहलाता है? फाइनल मेथड। क्या फाइनल हमारे डाटा से पहले आता है? तो वो क्या कहलाता है? फाइनल डेटा। अब आप कहोगे ठीक है सर, किसी भी क्लास के आगे फाइनल लिख दिया तो फायदा क्या मिलेगा या घाटा क्या होगा? बताइए क्या होगा? फाइनल का मतलब है कि इस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, यहां इनहेरिटेंस लागू नहीं होगा। फाइनल मेथड का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और फाइनल डेटा का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? जैसे हम लोग सी में लेते थे ना कॉन्स्ट, वैसे जावा में क्या लेते हैं? फाइनल। सीधा क्वेश्चन यहां से थ्योरी से बन जाएगा दोस्तों, कि वह कौन सा डाटा है जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकते? स्टैटिक डाटा, नॉन स्टैटिक डाटा या फाइनल डाटा? किस मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होती है? फाइनल की। किस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते? फाइनल क्लास को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब सीखते हैं ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ओवरराइडिंग थोड़ा सा मुश्किल है, तकलीफ आएगी, पर अगर आप लोग थोड़ा सा डाउट पूछ लोगे तो ओवरराइडिंग इजी हो जाएगी। ठीक है। ओवर राइटिंग का जनरल मतलब होता है ओवर राइटिंग। ओवर राइट समझते हो? आपने कुछ लिखा हो और उसी के ऊपर वापस कुछ लिखा हो, उसे कहते हैं ओवर राइट। ओवर राइट को यहां पर क्या कहते हैं? ओवर राइडिंग। क्या कहते हैं? चलिए ओवर राइडिंग करते हैं। तो सीधा एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं ओवर राइडिंग का, फिर सीखते हैं कि उसको यूज कैसे करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा दोस्त। अरे टर्बो क्या चल रहा है? आदत पड़ गई। क्या आपकी सी की प्रैक्टिस चल रही है, छूट गई है? पक्का? भूल गए? वाजिब है, इंसान हो भूलना वाजिब है। तो क्या मैं आज आपको सी का एक टेस्ट दे दूं? मैंने सी के इसरो के जितने भी क्वेश्चन थे जो सी के थे वो मैंने टेलीग्राम पर डाले, क्या आपने किए?
क्वेश्चन मैंने दिए थे, मुझे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर आप हमें क्वेश्चन दे दो, हम लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन ले जाओ। आपने किए वो क्वेश्चन? गुड, बहुत बढ़िया, सही दिशा में जा रहे हैं। और ये दिशा कहाँ लेके जाएगी आप जानते हैं। सी की प्रैक्टिस छोड़ोगे तो सी भूलोगे, ये तो तय है। तो मैं आज आपको 5 क्वेश्चन सी के दे दूंगा, 5 ओवर राइडिंग के दे दूंगा, शाम को कर लेना भाई, ठीक है। चलो, तो हम लोग खोलते हैं नेटबिन। देखो, सब्जेक्ट से अगर दूर रहोगे तो सब्जेक्ट भूल जाओगे, और आपके पास कोई भी बहाना नहीं है सी पढ़ने का भी। मन तो करता नहीं है खुद से पढ़ने का, और कोई बहाना भी नहीं है सी के क्वेश्चन करने का। चलिए, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं अवर राइडिंग। अवर राइडिंग के लिए किसका होना जरूरी है दोस्तों? इनहेरिटेंस का। अब अवर राइडिंग का रूल क्या कहता है? अवर राइडिंग किसकी होती है? क्लास की होती है, डेटा की होती है, मेथड की होती है? मेथड की करेंगे अवर राइडिंग। क्या मैं अवर राइडिंग करूं? चलिए, यहां पर एक मेथड बनाता हूं जिसका मैंने नाम रखा है, सपोज करो void हाई। क्या नाम रखा है? और इसने मेथड ने क्या छापा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहां पर मैंने लिख दिया है, सपोज करो प्रिंट एलन लिख देता ताकि नई लाइन में आंसर आ जाए। यहां मैं लिख देता हूं, सपोज करो पेरेंट। क्या लिख देता हूं? अब आते हैं, कॉपी करते हैं इसको और यहां करते हैं पेस्ट। अब बताइए, क्या इनहेरिटेंस लागू हो रहा है हमारे पास? इनहेरिटेंस में बोलो, इनहेरिटेंस में एरर किस चीज की आ रही है लल्ला? क्लास पेरेंट। क्लास पेरेंट से मैंने कुछ बनाया थोड़े? चलिए काउंट करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट कम एक, ठीक है ना भाई, ब्रैकेट कम था, और यहां पर भी ब्रैकेट कम होगा। चलिए, तो साथ साथ बोलो, इनहेरिटेंस की वह सिचुएशन जहां पेरेंट के मेथड का नाम चाइल्ड के मेथड के नाम जैसा हो। तो बताइए, ऊपर क्या है? हाई। नीचे क्या है? हाई। ऊपर वाले का टाइप क्या है, मतलब पैरामीटर क्या है दोस्त? पैरामीटर क्या है? नीचे वाले का पैरामीटर क्या है? कुछ नहीं। इसका रिटर्न क्या है? और इसका भी रिटर्न क्या है? वॉइड। तो ये क्या लागू हुई? अवर लोडिंग या अवर राइडिंग? और अगर मैं यहां दोस्त इंटीजर एक्स लिख दूं तो ये अवर लोडिंग हो जाएगी, अवर राइडिंग? अवर लोडिंग हो जाएगी। बस दोनों में इतना सा फर्क है। चलिए अभी अवर राइडिंग में ध्यान लगाते हैं। बोलो, अवर राइडिंग में, हाथों का इशारा करते रहिएगा, अवर राइडिंग में पहले पेरेंट का हाई नीचे आएगा, उसके बाद में चाइल्ड का हाई बनेगा। तो बताइए, कौन किसको ओवर राइड कर रहा है? चाइल्ड वाला किसके ऊपर आ गया? और पेरेंट का जो हाई है उसका अस्तित्व ही खत्म। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन किसको ओवर राइड कर रहा है। तो पहले आपको पता, मैंने आपको लिखवाया था कि हमेशा पेरेंट क्लास के आइटम पहले नीचे आएंगे, फिर बाद में चाइल्ड वाले आइटम बनते हैं। तो पेरेंट क्लास से हाई आया, फिर चाइल्ड का हाई बन गया। तो जब चाइल्ड का हाई बनता है तो पेरेंट का हाई दब जाता है। ठीक है, अगर आपने कुछ लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि आपके 10 में से कितने आए? 3 आए। कितना है? 3 आए। आपका टेस्ट मैंने लिया और टेस्ट में मैंने आपको दिया कि 3 आए। अब आपने क्या कर दिया है? आपने इसको कर दिया है 8। तो ये हो गई अवर राइटिंग। क्या हो गई? अब बताइए 3 कहां गया? गया। यही यहां पर हुआ है। हाई नीचे आया था, हाई 3 था, बाद में आपने उसको 8 बना दिया, तो अब 3 का अस्तित्व खत्म। 3 का अस्तित्व खत्म। ये हो गई ओवर राइडिंग का सबसे बेसिक सिद्धांत। क्या आपको ओवर राइडिंग समझ में आ गई? पक्का? तो बताइए, चलेगा कौन, चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला?
पूरी कोशिश कर लेते हैं हम लोग, जितने भी सामदन भेद है सब लगा लेते हैं, देखते हैं चलता कौन है। चलिए, चलाने के लिए अपने पास मेन एक अलग से आइटम पड़ा रहता है। ठीक है दोस्त, सबसे पहला, चाइल्ड के अंदर आपको लग रहा है कि दो है या एक फंक्शन है? सोच समझ बताइए। नहीं, ओवर राइडिंग के बाद बताइए। अगर बताइए, अगर मैं इसको कर दूं हाय और इसको कर दूं बाय, क्या कर दूं? बाय, तो बताइए चाइल्ड में कितने आइटम है? एक तो बाय और एक ऊपर से आया हाय, दो आइटम है, दोनों को यूज कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर दोनों का नाम सेम हुआ, दोनों का नाम क्या हुआ? अब कितने आइटम अस्तित्व में? एक। एक हमेशा के लिए गया, एक हमेशा के लिए कौन सा गया? चलिए, तो मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर देख लूं एक बार। बताइए, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते हैं? न्यू। और आगे क्या लिखते हैं? चाइल्ड। चाइल्ड का सी छोटा है क्या? ये बन गया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। करेक्ट है दोस्तों? और अब हमने लिखा यहां पर चाइल्ड का सी, चाइल्ड का सी। अब बताइए, मैं लिखता हूं सी डॉट हाई, क्या लिखता हूं दोस्त? तो बताइए कौन सा हाई चलेगा, पेरेंट छपेगा या चाइल्ड छपेगा? श्योर? चलिए एक बार चलाकर देख लेते हैं। क्या आया? चाइल्ड आया। लिख लो, छोटू सा एग्जांपल है ओवर राइटिंग का, और इसके नीचे मैं कुछ लाइनें लिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्त? क्या आपने ये लिख लिया दोस्त? चलो लिख लो। हाँ जी, पूछिए जो पूछना है। आज से पहले कभी थोड़ी थी इसमें, कभी नहीं बनी। हाँ जी दोस्त, एक मिनट आया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इसे हम लोग कर रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग। क्या आपने लिख लिया गया दोस्त? वापस ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट का हाई नीचे आएगा, चाइल्ड का हाई बनेगा, और चाइल्ड का हाई किसको दबा देगा? पेरेंट को।
क्या सबने लिख लिया दोस्त? हाँ जी, क्या दिक्कत आई? प्ले स्टोर खोलो, हटा लो दोस्त। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपसे पूछता हूं, ओवर राइडिंग में कौन किसको ओवर राइड कर रहा है? सीधा थ्योरी में क्वेश्चन बनेगा कि ओवर राइडिंग में कौन किसको ओवर राइड करता है। ये हटा दूं दोस्त? तो पहला रूल देखिएगा, रूल नंबर 1, बोलो। ओवर राइडिंग में चाइल्ड का मेथड, चाइल्ड क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को, पेरेंट क्लास के मेथड को क्या करता है? ओवरराइड। इसका मतलब समझ गए? अस्तित्व किसका रहेगा? दूसरा, बोलो। ओवर राइडिंग में चाइल्ड क्लास में पेरेंट का मेथड ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस में रहेगा। मतलब पेरेंट का मेथड है ही नहीं चाइल्ड के अंदर, पेरेंट का मेथड नहीं। अगर मैं इनहेरिटेंस लगाता हूं तो मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि ऊपर से चीजें नीचे आएगी। मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मुझे वो चाहिए नहीं, तभी ओवर राइडिंग काम आएगी। क्या काम आएगी? आपने कहा सर आपके पास 4 आइटम है, आप हमें दे दो, ठीक है, पर मैंने आपको आइटम भेजे हैं 5। क्या भेजे हैं? अब ये जो 5वां आइटम आपको जो एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, आप कहते हो सब ये एक्स्ट्रा आइटम है मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या कर दो? ओवर राइड, ताकि मेरे वाला जो आइटम भेजा उसका अस्तित्व क्या हो जाए? खत्म। यही ओवर राइडिंग का मेन लॉजिक होता है। आखिर क्यों करते हैं ओवर राइडिंग? पेरेंट के मेथड को डिसॉल्व करने के लिए या नॉन एग्जिस्टेंस बनाने के लिए। अगर ऊपर से तो सब नीचे आ ही रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला मर ही नीचे ना आए, और मैं रोक नहीं सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं? ओवर राइड कर सकता हूं। और इसका जस्ट उल्टा सोचो, जस्ट उल्टा। ऊपर वाले से मेंबर, कुछ मेंबर कभी कभी नीचे नहीं आते, आप चाहते हो कि एक हमेशा नीचे आए, उसका अस्तित्व बना रहे, तो हमें चाहिए होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या चाहिए होगा? ओवर राइडिंग का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओवर राइडिंग में पेरेंट का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और ओवर राइडिंग के एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नीचे वाले को जरूरी होता है। क्यों होता है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये 2 रूल समझ में आ गए। अब ये 1-2 रूल और लिखवाता हूं, जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया उसमें ये 2 रूल लागू हो रहे थे, ठीक है। अब अगला रूल दिखवा देता हूं, वो आप प्रैक्टिकल देख लेना। अब आपको प्रोग्राम बार बार नहीं बनाना है, आपको बस इन रूल को ध्यान से समझना है, और ये रूल समझ में आए इसके लिए कोड कर रहे हैं। हाँ जी, ले। नहीं, पहले दुनिया में कौन आता है, पेरेंट या चाइल्ड? बात सही है, पहले पेरेंट ही बनेगी, चाइल्ड पैसे कैसे बनाएगा? जब पेरेंट ही अस्तित्व में नहीं है तो चाइल्ड पॉसिबल ही क्या? ठीक है, ये तो शाश्वत सत्य है दुनिया का। ठीक है, अब आप अपन लोग जोड़ लगाएंगे, हर तरह से जोड़ लगाकर चेक कर लेते हैं कि क्या पेरेंट का मेथड जिंदा है तो किसी तरह से चल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, परमवीर। हाँ कोई नहीं, क्लास में भी हो तो आप पूछ लो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसी क्लास में बैठकर मुझे कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तो चाहो तो डायरेक्टली पूछो।
हाँ ये क्यों, चाहे तो डायरेक्टली पूछ लो, चाहे तो आप लोग मैसेज से पूछ लो, चाहे घर बैठ के पूछ लो, पूछते रहो। चला के देख लेते हैं, कर लेते हैं कोशिश, चला कर देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा अस्तित्व में है या नहीं है। हटा लूं दोस्त? ठीक है, अब मैं अपनी पूरा जोर लगा रहा हूं उसको चलाने में, दुनिया की हर ताकत लगा देंगे हम लोग कि किसी तरह से पेरेंट चल जाए। ये देखिए दोस्त, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहां पर मैं जोर लगाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट काम में लूंगा, अर्ली बाइंडिंग। क्या काम में लूंगा? मैंने लिखवाया था अर्ली बाइंडिंग का मतलब है कंपाइल टाइम पर कॉलिंग को फिक्स करना। सी में बाइंडिंग का मतलब है चीजों को फाइनलाइज करना, लेकिन जावा में बाइंडिंग का मतलब है मेथड कॉल को फाइनल करना, सिर्फ मेथड कॉल को। कॉलिंग कब किसकी होगी ये फाइनल करना होता है। अगर बाइंडिंग पहले ही तय हो गया कि कौन किसको कॉल करेगा, तो आप बोलना अर्ली बाइंडिंग। क्या बोलना? और आपको लगे कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ये तो रन टाइम पे ही पता चलेगा कि कौन किसको कॉल करेगा, तो ये क्या होगा? लेट बाइंडिंग। चलिए, तो यहां पर हम लोग छोटा सा एक काम करते हैं, यहां पर एक और फंक्शन बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन चल रहा है। यहां मैंने लल्ला एक और फंक्शन बना लिया है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया बाय। क्या दे दिया? और आगे इसको चेंज करने के लिए मैं लिख देता हूं बाय पेरेंट, या पेरेंट बाय। ठीक है, अब आते हैं और अब मुझे बताइए चाइल्ड क्लास में टोटल कितने आइटम एग्जिस्ट करेंगे? दो। तीन करने चाहिए थे पर कितने करेंगे? किसने किसको दबा दिया? इस वाले हाई ने ऊपर वाले को दबा दिया, तो अल्टीमेटली नीचे दो ही बचा हुआ है, एक तो हाई और एक बाय। मैं ऊपर वाले को चलाता हूं। ऊपर वाले को चलाने के लिए देखो, पहला तरीका यह है कि हम लोग यहां लिखते हैं बाय। क्या लिखते हैं? तो बताइए कौन चलेगा? पेरेंट का बाय चल जाएगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा? आ गया बाय, पेरेंट बाय। ठीक है, दूसरा तरीका है, ये तो आपको पता है कि सब जिसका ऑब्जेक्ट है उसके साथ चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका और है मेथड चलाने का, उसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। क्या कहते हैं? बोलो। जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो पहले ही तय कर चुका है कि बाय जो है वो पेरेंट के साथ कॉल होगा। किसके साथ कॉल होगा? पेरेंट के साथ। पेरेंट का मेथड है तो पेरेंट के साथ चलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं पेरेंट। क्या लिखता हूं? पेरेंट पे। ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए, जब आप कोई क्लास बनाते हैं, यहां देखिए, नीचे छोड़िएगा, यहां देखिए, जब कोई क्लास बनाए तो इसका सीधा मतलब है कि पेरेंट का जो होगा ऑब्जेक्ट, वो ही किसको चलाएगा? हाई और बाय को। ऑब्जेक्ट में दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट खुद और इसका एक नाम। ऑब्जेक्ट खुद बोले तो न्यू बराबर ऑब्जेक्ट बन गया, और उसको नाम आप लोग दे सकते हो। तो साथ साथ बोल लो, बाकी कुछ मत देखना, सिर्फ इतना सा देखकर बताओ, पेरेंट क्लास के आइटम को चलाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगी? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना भाई? ध्यान से सुनना, अब हुआ ये है कि ये मेंबर कहां आ गए? नीचे आ गए। ठीक है, तो हमारे पास में एक काम है कि सबसे पहले इसको बना लो ताकि मेरे पास दो चीजें बन जाए, हाई और बाय। तो ये हमने लिखा न्यू चाइल्ड। क्या लिखा दोस्तों? न्यू चाइल्ड लिखने पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर दो आइटम आ जाएंगे, हाई और ऊपर से क्या आ गया? बाय। और मैंने यहां पर क्या लिखा है? पेरेंट का। क्या लिखा है? ये अर्ली बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? बहुत ध्यान से सुनना, और यहां पर भी मैं एक आपके लिए लिख देता हूं, बोलो कॉपी, और यहां कर देते हैं पेस्ट। क्या कर देता हूं दोस्त? पेस्ट कर देता हूं। उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं बाय की जगह शाय, और यहां लिख देता हूं चाइल्ड शाय।
चाइल्ड, SHY। चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। बोल लो, क्लास पेरेंट और आइटम है 1, और या मेंबर लिख दो M1 M2 M1। तो ये पहले जब कंपाइल होता है ना, तो बोल लो अर्ली बाइंडिंग में कंपाइल टाइम पर यह फाइनल हो गया कि M1 और M2 को पेरेंट के द्वारा, पेरेंट के ऑब्जेक्ट के द्वारा या पेरेंट के रेफरेंस के द्वारा चलाया जाएगा, चलाया जाएगा। ये पहले ही हो चुका है तय। मेरे पास एक ही क्लास है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं न्यू पेरेंट, ये बन गया ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने नाम क्या पकड़ा दिया है, पेरेंट P। तो मैं जब चाहूं P.M1 लिख सकता हूं और P.M2 लिख सकता हूं। इनहेरिटेंस नहीं है, इतना तो कर सकता हूं ना मैं। क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके मेंबर चलाए, सिंगल क्लास है, क्या इतना कर सकता हूं मैं? ठीक है, ये अभी इनहेरिटेंस नहीं है। एक और क्लास है मेरे पास में जिसका नाम रखा मैंने चाइल्ड। क्या नाम रखा? इसमें कोई मेंबर है M3 M4, क्या है? जब प्रोग्राम इसको कंपाइल करेगा तो पहले ही तय हो गया कि M3 M4 को कौन चलाएगा। तो साथ साथ बोलो, M3 M4 को चाइल्ड का ऑब्जेक्ट या चाइल्ड के रेफरेंस के द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा चला जाएगा? चलिए मैं आपको ये दिखवा देता हूं। इसमें इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं है, ये तो दुनिया का शाश्वत सत्य है। चलिए कुछ टाइम के लिए मैं इस प्रोग्राम को कट कर देता हूं ताकि आपकी दुविधा हट जाए। ये सबसे मुश्किल पड़ाव है हमारे पूरे जावा का। क्लास हट गई, चलो मैं इसको कट कर लेता हूं ताकि मेरे पास पड़ी रहे, डिलीट नहीं करता हूं। कट। अब मुझे बताइए, ऊपर वाले मेंबर चलाने हैं तो मैं क्या करूंगा, बताइए एक बार। एक सिंगल क्लास है, 2 मेंबर है, चलाना है, क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाओ भैया। ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पेरेंट का P। ये है रेफरेंस, क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट का नाम, पेरेंट का P। और आगे क्या लिखूंगा? न्यू पेरेंट। क्या सजेशन आया? क्या आ गया? अब बताइए किसको चलाऊं मैं हाई को चलाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? P.High। क्या ये चल जाएगा? और मैं P के थ्रू किसको चलाना चाहूंगा दोस्त? किसको? बाय को। ये बस सिंपल प्रोग्राम है जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए हैं। तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ जी, पहले वाला हाई चला लो तो पेरेंट, और दूसरा क्या आ जाएगा? पेरेंट बाय। क्या आ गया? क्या नहीं चलाया नहीं तो कहां से आएगा? बोलो, शिफ्ट F6 आ गया। वो मैंने कुछ और चला दिया था प्रोजेक्ट को, पर मुझे तो इस फाइल को चलाना था। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए F6 होता है और फाइल को चलाने के लिए शिफ्ट के साथ F6 होता है। तो मैंने F6 दबाया था, तो अब शिफ्ट के साथ F6 मतलब अब ये फाइल चल रही है। तो क्या आपको आउटपुट समझ में आ गया? ये है अर्ली बाइंडिंग। क्या है? तो यहां पर पहले तय है कि हाई और बाय को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पेरेंट क्लास के रेफरेंस की। किसकी होगी? पेरेंट क्लास के रेफरेंस। अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरी क्लास होती दोस्तों, मैं कोई दूसरी क्लास ले लेता, ठीक है, जैसे मैंने ले ली क्लास एप्पल। क्या ले लिया दोस्त? मुझे बताइए, क्या एप्पल क्लास का रेफरेंस इसके ऑब्जेक्ट को कहां गया? अरे मैं बस ये चाहता हूं कि क्या एप्पल क्लास का दूसरी क्लास का रेफरेंस क्या दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहा है? नहीं। तो आप एप्पल नाम से, इसके नाम से क्या इनके मेंबर चला सकते हो? नहीं चला सकते। बस यही आपकी होती है अर्ली बाइंडिंग। क्या होती है दोस्त? अर्ली बाइंडिंग का मतलब पहले ही तय है कि हाई और बाय को चलाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पेरेंट की। क्या आप इस चीज से सहमत रखते हैं?
अब इनहेरिटेंस में पूरी कहानी चेंज हो जाती है। पूरी कहानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। देखो कैसे चेंज होती है, बोलो। एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। मेरा गूगल पे अकाउंट है, क्या आपका खाता मैं लिंक कर सकता हूं? आपके गूगल पे के अकाउंट पे क्या मेरा खाता लिंक होगा? तो मेरा ही ये गूगल पे है तो मेरा ही खाता होगा, आपका गूगल पे है तो आपका ही खाता होगा। क्या ये सही है? हम एक दूसरे को चेंज नहीं करवा सकते। तो बहुत सावधानी से सुनना, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। और इसमें दिक्कत लगे तो तुरंत पूछना। बोलो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट या एक क्लास का रेफरेंस अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो मेरे पास दो क्लास है पेरेंट, क्या है दोस्तों? पेरेंट और चाइल्ड, दोनों में कोई संबंध नहीं है दोस्त, रत्तीभर संबंध नहीं है दोनों में। अब बताइए मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? पेरेंट का। यहां मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? चाइल्ड का। बताइए तो इसका रेफरेंस क्या दूं? चाइल्ड का दूं या पेरेंट का दूं? चाइल्ड का ही दूंगा मैं, चाइल्ड का सी। और यहां क्या लिखूंगा मैं? अगर मैं यहां पर चाइल्ड का डी लिखता हूं तो एरर। वो कहेगा साहब एक क्लास का जो रेफरेंस है, क्या है? जो रेफरेंस है अपने ही ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? रेफर करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका तो रेफरेंस, इसका ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस, इसका ऑब्जेक्ट, एरर है। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो अब मुझे बताइए कौन सी लाइन सत्य है, कौन सी लाइन असत्य है। मेरे पास में दो क्लास है, पेरेंट और एक क्लास है चाइल्ड। चलिए मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आपको सही या गलत बताना है। पेरेंट का पी यहां पर, पेरेंट का पी अलग अलग लाइन है, चाइल्ड का सी, चाइल्ड का सी। ये तो है रेफरेंस, क्या है? और अब क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। आपको बस सही गलत की पहचान करनी है। बताइए ये सही है या गलत है? बोलो, पेरेंट क्लास का रेफरेंस अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो ऑब्जेक्ट भी किसका है? पेरेंट का। रेफरेंस भी किसका है? पेरेंट का। तो ये लाइन सत्य है। अगर मैं यहां लिखूं चाइल्ड, क्या लिखूं? तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर रेफरेंस तो किसी और क्लास का और यहां पर चाइल्ड किसी और क्लास का, क्या आ जाएगी? एरर। यहां बताइए सही है या गलत है? सब जिसका ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस होना चाहिए, सही है। अगर मैं यहां पेरेंट लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। आप में से किसको लगता है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही? जिसको लग रहा है शादी नहीं हो पा रही वो कहते सर हम लोग तो गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते शादी हो जाती है। यही सोच है ना आपकी? जिसकी भी ये सोच है कि सब गवर्नमेंट जॉब होगी तो अच्छी से शादी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ। आपको इतना तड़पने की जरूरत नहीं है, सामूहिक विवाह ज्वाइन करें। कौन सा विवाह? क्या अपने हर समाज में सामूहिक सामूहिक विवाह होता है? सामूहिक विवाह का मतलब क्या होता है? एक जना 10 से शादी कर रहा है, अलग अलग जोड़े हुए, और जिससे शादी हो रही है उसी जोड़े के साथ में लेके जाना है, दूसरे को मत लेके जाइयो। समझ रहे हो मेरी बात? बस ये जोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। सब ये एक जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं बैठ रहा है, ठीक है। दूल्हा कोई और दुल्हन कोई और बैठाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, पीछे। बस आपको अपना पता होना चाहिए कि किसको किसके साथ जोड़ना है। क्या ये लिख लिया आपने? ये क्यों लिख रहे हो? ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना, ये लिखना है। वो नहीं लिखना, वो तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, अर्ली बाइंडिंग। अभी देखना इसमें सारा खेल क्या चलता है। और दोस्त मेरे विश्वास रखिएगा, बड़े से बड़े प्रोग्रामर को इससे डर लगता है। इवन हम भी, मैं भी इससे बहुत डरता हूं, इस कॉन्सेप्ट से। इसमें इतनी उलझन है जिसकी कोई हद नहीं। आपके सारे बादाम जो बचपन में खाए थे एक साथ काम आ जाएंगे, नहीं खाएं तब तो भैया मन बुद्धि की शिकायत हो सकती है।
ये तो दुनिया का शाश्वत सत्य है कि कोई भी रेफरेंस अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, दूसरे को थोड़ी करेगा वो। अभी दोनों क्लासेस में कोई संबंध नहीं है दोस्त, अभी दोनों क्लासेस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पूरी गणित बदल जाएगी अगर इनहेरिटेंस आ गया तो। दोस्तों पूरी हिम्मत लगा देना इस टॉपिक को समझने में, पूरा दिमाग, जो आपको लगता है कि सर मेरे पास में इतने % काम कर रहा है। नहीं नहीं, अर्ली बाइंडिंग नहीं, नहीं नहीं, ये अर्ली बाइंडिंग ही है, पहले ही सब कुछ तय हो गया कौन किसको करेगा, ये अर्ली बाइंडिंग ही है। नहीं नहीं, हेडिंग नहीं डालनी, वो तो मैं लगवा चुका हूं आपको, हेडिंग तो मैं लिखवा चुका हूं, मैं सिर्फ अर्ली बाइंडिंग को प्रूफ कर रहा हूं। बोलो, इस कॉन्सेप्ट को अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, पहले से ही तय है रेफरेंस किसका और ऑब्जेक्ट किसका, ये पहले से तय है। जैसे आपका बैग है तो ये पहले से तय है कि आप ही लाओगे आप ही ले जाओगे, ये पहले, यही अर्ली बाइंडिंग है। अब मान लो कि सर मेरा वॉलेट, मान लो आपका वॉलेट है, तो उसकी लाने की जिम्मेदारी भी आपको, चलाने की जिम्मेदारी आपको। अब मान लो यहां पर कोई एक लावारिस 500 का नोट पड़ा हुआ है, अब बताइए कौन लाया, पता नहीं, अब उसको उठाना किसको है, ये तय होगा डायनेमिक रन टाइम पर। कब तय होगा, रन टाइम पर, ये हो जाएगा रन टाइम बाइंडिंग, जिसको डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। चलिए, क्या मैं शुरू करूं, ये देखें, इसी को मैं प्रूफ कर देता हूं कोडिंग, आपको कोडिंग नहीं लिखनी दोस्त, सच में आपको कोडिंग नहीं लिखनी है दोस्त। आप कोडिंग मत लिखिएगा लल्ला, ठीक है। चलिए दोस्त, बोर्ड पर देख के बताइए। ओ दोस्त बस, अरे लल्ला, ओ हीरो, अरे रुको रुको, थमो थमो, बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से सुना, बोर्ड पर देखना। सब कुछ आपके सामने है, दो क्लासेस है, कोई संबंध नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। मैं यहां पर लिखने वाला हूं पेरेंट पी, क्या लिखने वाला हूं, क्या मैं आगे जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, क्या वो मैं पेरेंट का ले सकता हूं क्या, एरर आएगी कि नहीं आएगी। क्या मैं दोस्त यहां पर चाइल्ड ले सकता हूं क्या, एरर। समझ गए ना, ये अर्ली बाइंडिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। अर्ली बाइंडिंग ये कहती है सब पहले से तय है कि जिसका ऑब्जेक्ट उसी क्लास का रेफरेंस, आपस में एक दूसरे से चेंज नहीं करवाएं। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर मैं चाइल्ड ले सकता हूं क्या, तो आपको कैसे, जिसका ऑब्जेक्ट उसी की वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो, नाम तो कुछ भी हो ना वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट का, पर रेफरेंस किसका है, चाइल्ड का, और ऑब्जेक्ट भी किसका है। क्या मैं यहां पर पेरेंट लिख सकता हूं क्या, नहीं सर, कौन किसी को क्यों ले जाए उठाकर। ठीक है, अब आता है इनहेरिटेंस, क्या आता है दोस्तों, अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं और सब कुछ किसका एग्जांपल है, अर्ली बाइंडिंग, सब पहले से तय है, दुनिया की हर ताकत पहले से तय हो चुकी है कि कौन किसको चलाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है इनहेरिटेंस में, कहां आता है, और यहां पर लग जाएगी कौन सी बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग। कैसे लगती है, ध्यान से देखना। बोलो, इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास के रेफर कर सकता है, रेफर कर सकता है।
क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है। क्यों करता है, ध्यान से देखो, उसका कारण भी आपके सामने है। यह है पेरेंट क्लास का पी, क्या है दोस्तों, इसके अंदर कोई मेंबर M1 है, क्या है, तो अर्ली बाइंडिंग ये कहता है कि पी M1 को चला सकता है, हाँ है ना, पी किसको चला सकता है, यह है चाइल्ड क्लास का सी, क्या है, यहां है M2। अर्ली बाइंडिंग ये कहता है कि चाइल्ड का जो रेफरेंस है वो किसको चला सकता है, M2। ये तो हो ही रहा था। इनहेरिटेंस आया, कौन आया, इनहेरिटेंस आया, तो बताइए M2 ऊपर जाएगा या M1 नीचे आएगा, M1 नीचे आएगा, है ना, क्योंकि ये पहले से तय हो चुका था कि P M1 को चलाएगा, किसको चलाएगा, अब M1 कहां चला गया, नीचे, तो P यहां से भी तो चलना चाहिए, है ना, तो मुझे बोलिए पेरेंट क्लास का रेफरेंस किसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड को। मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या ये ऐसा कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, पेरेंट का, क्या चाइल्ड क्लास का रेफर करेगा या नहीं करेगा, बस ये बता दो। वापस ध्यान से सुनो, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो इतना ही था दोस्त, कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें M1 है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, और P इसको पॉइंट करेगा, P के थ्रू आप M1 चला सकते हो, और ये है हमारे पास में M2, क्या है दोस्तों, C किसको चला रहा है, क्या बताइए, C M1 को चला सकता है, क्या P M2 को चला सकता है, नहीं, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। यही चीज मैंने लिखवाई ये वाली, कि पेरेंट वाला पेरेंट को चलाएगा, अरे कहां उड़ा दिया, और चाइल्ड वाला चाइल्ड को चलाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एरर। लेकिन इनहेरिटेंस में कहानी बदल गई, कैसे बदली, बोलो, अर्ली बाइंडिंग में यह तय हो चुका है कि P किसको चलाने के लिए बनाया है, किसको चलाने के लिए बनाया, और C किसको चलाने के लिए, भाई ये तय हो चुका ना। अब आया इनहेरिटेंस, क्या आया, इनहेरिटेंस की वजह से M1 कहां गया, नीचे आ गया, नीचे, हाँ वो डायग्राम में आप चाहो तो पहले लिख दो, ये लो, M1 आ गया, और क्या आ गया, M2। C इसको चलाने के लिए बनाए, और M1 नीचे आया, तो M1 को चलाने के लिए क्या ये भी तो इसको पॉइंट इससे तो चला सकते हो, अर्ली बाइंडिंग यही कह रहा है। मुझे बताइए, क्या पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, इनहेरिटेंस में ऐसा संभव है, और अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ये संभव है। तो इनहेरिटेंस में आते ही ये तो हमारा सामान्य पता है कि सब अपना अपना ही चलाएंगे, अब चाहे तो ऐसे समझ लीजिएगा, दोनों का डायग्राम सेम हो जाएगा। बोलो, पेरेंट P अपने ही ऑब्जेक्ट को चलाएगा, ठीक है, चाइल्ड वाला रेफरेंस अपने ही मेंबर को चलाएगा, एक दूसरे से पॉइंट नहीं करवाना है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, पर यहां पर ये हो सकता है, क्योंकि पहले ही तय है कि P किसको चलाएगा, और M1 कहां आ गया, तो ये इसको भी चलाएगा, क्यों चलाएगा, क्या ये कह रहे हैं कि सब चाइल्ड वाला ऊपर वाले को पकड़ सकता है, क्यों नहीं पकड़ सकता, कोई ऊपर गया नीचे से, नहीं, नीचे ऊपर से नीचे आया कुछ, तो इसकी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी M1 हो मैं उसको चलाऊंगा, ये पहले ही तय हो चुका कि जहां पर भी M1 होगा उसको कौन चलाएगा, P। तो बोल लो, इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। अब मुझे बताइए, एक और लाइन लिख देता हूं, बोल लो, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, पेरेंट क्लास के, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या ये दो लाइनें आप लोग अच्छे से समझ लो, डायग्राम देख लो, किसमें, ऊपर वाले में, ऊपर वाला लगा होगा तो वो अपने ऊपर वाली क्लास को ढूंढेगा। सुपर कीवर्ड हमेशा किसको दर्शाता है, पेरेंट को, तो यहां सुपर लगाओगे किसके साथ में, इसके साथ में, हाँ चल जाएगा,
तो वो तो यूपी भी चला लेगा और सी भी चला लेगा। इसमें सुपर लिख नहीं सकते आप, इसमें सुपर लिख सकते हो। हाँ, पी M2 को मरे नहीं चला सकता। बताइए ऊपर क्या तय हुआ अर्ली बाइंडिंग में, पी किसको चलाएगा और M1 नीचे आ गया, तो पी नीचे वाले को पकड़ तो रहा है लेकिन नीचे वाले में से किसको चलाएगा, M1 को। M2 को तो पी चला ही नहीं सकता, यही तो अर्ली बाइंडिंग है। अर्ली बाइंडिंग ये तय करता है, देखो जान लो, सुनो, आपके पास बाइक है, मेरे पास में बाइक है, ठीक है, ये बाइक से समझ लो, आराम समझ में आएगा। आपके पास एक गाड़ी है, मेरे पास में एक बाइक है, आपके पास भी बाइक है, ठीक है। इनहेरिटेंस हो गया और मैंने अपनी बाइक आपको दे दी, क्या दे दी, आपको दे दी। अब आपके घर में कितनी बाइक है, 2। अब मुझे सिर्फ इतने बताओ कि आपके घर में जो 2 बाइक है, मैं कौन सी बाइक चलाऊंगा, आप वाली या खुद वाली, खुद वाली। मैं खुद की बाइक तो चला सकता हूं चाहे वो आपके पास भी क्यों ना हो। बस यही वो कह रहा है कि मेरी जो बाइक है, मैं हूं पी हूं, पी को ये अधिकार है कि वो M1 को चलाएगा, चाहे वो मैं यहां से चलाऊं अपने घर में रखी हुई बाइक को, या चाहे मेरी बाइक आप लोग ले गए हो तो यहां से भी चलाऊंगा। क्या मेरे पास अधिकार है आपकी बाइक चलाने का, नहीं। तो P1 के माध्यम से ये इसको पकड़ तो लेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ तो लेगा, लेकिन चलेगा कौन सा, केवल M1। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, आपको भी शायद डाउट है, इसके लिए एक प्रोग्राम देख लेना, प्रोग्राम देख लेना, सब कुछ क्लियर होगा। आंसर जरूर बोलना दोस्त, आंसर जरूर बोलना और आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैं जानता हूं कि इसको समझ में आना आसान है ये, पर आपको बिलीव नहीं होगा कि समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, यहां पर ऑब्जेक्ट है न्यू चाइल्ड, क्या है, बस मैं इसके आगे रेफरेंस बना रहा हूं सी नाम से, किस नाम से, सी नाम से। बस मैं एक आंसर दे दो, क्या मैं इसके आगे चाइल्ड लिख सकता हूं, क्यों, सब खुद का ऑब्जेक्ट खुद का रेफरेंस, लफड़ा ही नहीं है, खुद की गाड़ी खुद की चाबी खुद ही चलाना, कोई लफड़ा है क्या, क्या मैं चाइल्ड लिख सकता हूं, परफेक्ट आंसर। क्या मैं इसके आगे पेरेंट लिख सकता हूं क्या, डायग्राम देख के बताओ, क्या पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है क्या, क्या पकड़ सकता है क्या, यस। यही तो ऊपर ऊपर है, तो पी ऊपर से नीचे आ रहा ना, ये वही एरो है, ये वाली एरो है, समझ में आ गई। चलिए वापस देख लेना, यहां है पेरेंट, क्या है, इसमें कोई डाउट है या चलेगा, पेरेंट पेरेंट को ही पकड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां चाइल्ड लिख सकता हूं क्या, तो सोच के बताइए, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी एरो नहीं है कि इसका रेफरेंस इसका ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ यही 2 एरो है, इसका रेफरेंस ये खुद के ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, और सी जो है वो केवल खुद के ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। क्या आपको ये चीज अब समझ में आ गई, पक्का, कि कौन किसको पकड़ता है। तो बताइए इनहेरिटेंस में खास चीज क्या मिल जाती है, कि पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है ना। अब ध्यान से सुनना, और मुझे बताइए इस डायग्राम में एक चीज और छुपी हुई है, पी के थ्रू, पी बना ना, ये पी ले लेता हूं, बोलने में आसानी होगी, बोलो पी के थ्रू, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, तो चाइल्ड में कितना आइटम, 2। बस मुझे थोड़ा सा एक डायग्राम देके बताओ, पी के थ्रू किसको चला सकते हो, M1 को या M2, दोनों को। आपके घर में 2 गाड़ियां हैं, M1 M2, M1 मेरी वाली गाड़ी थी, आपके घर में 2 गाड़ियां है, मैं आया, मेरे पास चाबी है, तो मैं कौन सी गाड़ी चलाऊंगा, क्या मैं चाहकर भी वो चाबी आपकी गाड़ी में चला सकता हूं क्या, चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूं। अब चाइल्ड में देखो कितने आइटम है, 2, मैं आपके लिए नाम भी ऐसे रख लेता हूं, बोल लो ये हो गया M1, क्या हो गया दोस्त, M1, ताकि आपको वैसा का वैसा फील हो जैसा अपने समझ रहे। और यहां पर ले लिया है मैंने M2, क्या ले लिया दोस्त, M2। पहले तो ये समझ लो, तो सेम डायग्राम बना लिया मैंने, दो देख लो आप। अब मुझे बताइए P के थ्रू मैं किसको चला सकता हूं, P के थ्रू मैं किसको चला सकता हूं, क्या M1 को चला सकता हूं, कोई एरर है क्या, क्या P के थ्रू मैं, डायग्राम देख के बताओ, P के थ्रू क्या मैं M2 को चला सकता हूं, नहीं।
क्या लटू लग गया? ये है वो कॉन्सेप्ट जो डायग्राम है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, और ये जो भाषा वो एग्जाम की है। सत्य असत्य की पहचान करो, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है। और सत्य क्या है? पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पकड़ेगा, लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ेगा। हाँ है ना? क्या ये चीज समझ में आई दोस्त? और ये तो शास्त्र सत्य है कि अपना ऑब्जेक्ट अपना रेफरेंस, अपनी गाड़ी अपनी चाबी, अपना तो ये है ही है, ये तो दुनिया में शास्त्र सत्य है, ये तो चलेगा चलेगा। और ये इनहेरिटेंस में स्पेशल केस आ गया, तो क्या आपने ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या? अब ये लिख लो। लेकिन डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना दोस्त, डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना, एरो ध्यान से बनाना। यही है अर्ली बाइंडिंग। पहले ही तय है कि पी M1 को हमेशा चलाएगा, चाहे M1 कहीं पे भी चला जाए, चाहे M1 कहीं पर भी चला जाए। पी के पास पूरा राइट है M1 को चलाने का, चाहे M1 खुद के ऑब्जेक्ट में हो, चाहे किसी और के घर में गाड़ी पड़ी हो खुद की। तो पी M1 को चलाकर रहेगा, चाहे गाड़ी खुद के घर में हो, चाहे किसी के दूसरे के घर में हो, चलाएगा चलाएगा। पर पी के पास अधिकार नहीं है दूसरे की गाड़ी चलाने का। पूछ लो, बहुत जोर पड़ता है दिमाग में, बहुत जोर पड़ेगा। ठीक है, क्या यहां तक ठीक है? चलिए, कितने दोस्तों ने लिख लिया है? ठीक है, अब थोड़ा सा एक तुक्का मानना है। तुक्का ये मानना है, पी के पास किसको चलाने का अधिकार है, चाहे वो खुद के घर में हो चाहे, और C2 के पास किसका अधिकार है, M2 का। हाँ है ना? क्वेश्चन ये है, क्या C2 M1 को चला सकता है क्या? आप मुझसे गाड़ी लेकर क्यों गए थे? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आई है, क्यों क्यों आई है ऊपर से नीचे? चलाने के लिए।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, M1 ऊपर से नीचे आ गया, P चलाने का अधिकार रखता है, ये मैं जानता हूं। अब क्वेश्चन ये है, क्या C जो है, क्या इस सी M2 को चलाएगा? ये तो हम लोग साथ सोच सकते हैं, ये अपनी गाड़ी चला लेगा। तो क्या ये वाली गाड़ी चलाएगा M1? मान लो, कितने लोगों को लगता है चलाएगा? और ऐसा क्यों लगता है? अगर सी को ये M1 चलाना नहीं था तो मंगवाई क्यों? टाइम पास करने के लिए तो मंगवा रहे हम लोग आइटम, ऊपर से आइटम क्यों मंगवा रहे हैं? ताकि उनको चला सके हम लोग। चलिए ये भी देख लेते हैं। क्या सबने लिख लिया? तो डायग्राम में एक एरो और खींच लो। अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि चलाता कि नहीं चलाता। चलिए अब आते हैं, मुझे बताइए P किस किस को चला सकता है? M1 M2, M1 M2 या सिर्फ M1 या सिर्फ M2? सिर्फ M1, चाहे वो M1 खुद का ऑब्जेक्ट में हो चाहे चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में हो, चलाएगा M1। P के मदद से कभी भी M2 को नहीं चलाया जा सकता। क्या दे देगा? एरर। अब आते हैं चाइल्ड पर। किस पर आते हैं? अब ये वाला डायग्राम है, नीचे वाला सी वो वाला M1 M2 की बात करूंगा, ठीक है। अब बताइए, क्या आप इस बार सी ले लेता हूं, चलो नाम के लिए आसान हो जाएगा। अब मुझे बताइए सी किस किस को चला सकता है? क्या सी M1 को चला सकता है? ये आ गया M1। क्या हो गया? नहीं, मैं समझा नहीं। अच्छा, M1 को चला सकता ना सी? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या सी M2 को चला सकता है? ये आया M2। अरे क्या चला सकता है? पक्का? तो बताइए, P केवल अपनी गाड़ी चला सकता है, चाहे वो गाड़ी खुद के घर में हो चाहे किसी के घर में हो। सी बेचारा गाड़ी लेके आया था M1 वाली खुद के पास। अब सी के घर में दो गाड़ियां हैं, M1 भी है और M2 भी है। तो बताइए सी किस किस को चलाएगा? अगर आपको लगता है कि सी M1 को नहीं चला सकता, तो भैया फिर मंगवाया क्यों था, लाए क्यों थे वहां से? तो मेंबर ऊपर से नीचे आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा ना। पर्पस आपके सामने। हाँ, समय तो एक ही होगा, पर यहां पर एक समय पर दो गाड़ी भी चल जाती बेटा। जावा में एक समय पर दोनों गाड़ियां, आपने अपनी गाड़ी उठाई, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, दोनों ही चल रहे हैं एक साथ में। ठीक है, P M1 को उठा लेगा और C M2 को उठा लेगा। हाँ, एक टाइम पर एक उठाएगा। जैसे आप हो, आपके पास दो गाड़ियां है, अब अजय देवगन तो है नहीं हम लोग, एक इस पर पैर एक इस पर पैर, तो हम लोग तो एक समय पर एक गाड़ी चलाएंगे। तो मैं P हूं, आप C हो, आप एक गाड़ी पकड़ लो, मैं गाड़ी मैं पकड़ लेता हूँ, दोनों गाड़ी एक साथ चलेगी। और इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। क्या कहते हैं? पर एक समय पर एक गाड़ी चलाना। अजय देवगन बनोगे तो बीच में से मरोगे। अब अजय देवगन याद है ना, दो बाइक पर खड़ा रहता है। ठीक है, मिर्जापुर देखिए आपने? ठीक है, चल, जिसने मिर्जापुर सेकंड देखी उसको समझ में आ गया है। चलो अब आते हैं, ये तो बाइंडिंग का खेल समझा दिया कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो बताइए P सदैव किससे जुड़ा हुआ है? M1 से। और C किससे जुड़ा है? M1 M2 से। अब ये पूरा लॉजिक चल रहा था, पहले तो बिना इनहेरिटेंस के समझा, फिर इनहेरिटेंस के साथ समझा, और अब लफड़ा आएगा ओवर राइडिंग का। किसका आएगा? ये मामला बिगाड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं ओवर राइडिंग। इसका नाम भी M1 और इसका नाम भी M1। करेक्ट है, दोनों क्या हो गए? M1 M1। मुझे बताइए चाइल्ड किस M1 को? देखो नीचे दो भी मान लो, मैं भी मानता हूं कि दोनों का अस्तित्व है नीचे, मान लो। मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि ऊपर वाले का अस्तित्व खत्म हो गया है, ये मैं प्रूफ कर दूंगा 100%। पर ये अपन को भी समझना है कि सर आपने कहा था कि नीचे वाला जो है इसको दबा देगा और ये मर जाएगा, यही जिंदा रहेगा। अगर ये मेरी बात सत्य है तो बताइए सी किसको चलाने में सक्षम है? तो बताइए यहां से जब चलेगा तो कौन चलना चाहिए? ये चलना चाहिए। चलिए चलाते हैं।
क्या आया? चाइल्ड। अब मुझे बताइए, यहां पर आया पेरेंट। ये सबसे बड़ा खेल है, ये समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। पेरेंट पी, क्या है ना? पी, पी बड़ा ले लेते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने लिखा पी, अब बताइए ये M1 कौन सा? डायग्राम आपके सामने है, सोच समझ के यहां से देना, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इस बार P है और ये आपका M1 है। कहां है? ये M1 नीचे भी, और ये भी M1 ही है। ये भी क्या है? M1। ये भी क्या है? M1। और ये है P। तो P को जब बोला M1 चलाओ, तो P किसके M1 को चलाएगा? खुद वाले M1 को या चाइल्ड वाले M1 को? खुद वाले को। अगर खुद वाले को चलाएगा, इसका मतलब खुद वाला जिंदा है। ओवर राइडिंग में मैंने क्या सिखाया था? हमें ये लग रहा है कि P1 खुद के वाले को चलाएगा, मान लेते हैं चलाएगा, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए खुद वाले को चला रहा है। चलाकर देख लेते हैं किसको चला रहा है। क्या आया? मुझे बताइए, ये जो पेरेंट वाला P है वो इसको क्यों नहीं चला पा रहा? क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म, मर ही गया। ये किसने मार दिया? चाइल्ड ने। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अब आपको इसका डायग्राम बता देता हूं, बोल लो। ये कौन था? M1 ऑब्जेक्ट। ये कौन था? पेरेंट P। P को बोला गया तो M1 को चलाएगा, ठीक है मैं चलाऊंगा। अब ओवर राइडिंग का केस आ गया। क्या केस आ गया? ओवर राइडिंग का। ये है चाइल्ड का C, ठीक है। ये है M2, क्या है? तो ये कोई लफड़ा था ही नहीं, ये तो शाश्वत सत्य हो गया। ये तो शाश्वत सत्य, अपने अपने ऑब्जेक्ट को चलाओ। अब हुआ इनहेरिटेंस, सेकंड केस क्या आ गया? तो M1 आ गया नीचे, तो ये इससे को भी चला लेगा। लेकिन गड़बड़ उस दिन होगी दोस्तों, जिस दिन क्या होगा? ओवर राइडिंग। क्या होगा? अब देखो क्या होता है, ये शाश्वत सत्य था। हुआ ये कि इनहेरिटेंस में, बोलो साथ साथ, पहले कौन आएगा? M1 आएगा, फिर किसका बनेगा? और चाइल्ड वाला M1 किसके ऊपर बन जाएगा? ये एक्चुअली में इसी के ऊपर बन जाएगा, चाइल्ड का M1। ये हो गया अवर राइट। क्या हो गया? तो बताइए, अब जो जिंदा है वो ब्लू कलर वाला जिंदा है या व्हाइट कलर वाला? पेरेंट को बोलोगे तो पेरेंट को भ्रम है कि ये मेरे वाला M1 है, ये भ्रम है, क्योंकि पेरेंट का तो M1 कभी मर चुका है। और यहां से चलोगे तो भी यही M1 चलेगा। दोनों ही केस में हमेशा क्या चलेगा? चाइल्ड वाला। यही ओवर राइडिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि साहब एक का अस्तित्व खत्म कर दो, किसके? पेरेंट का। ये पूरी कहानी इसी जगह पर टिकी हुई है कि क्या पेरेंट का अस्तित्व खत्म हो जाता है नीचे वाले के वजह से? यस। यही शाश्वत सत्य है दुनिया का। हम चाहें तो हम अपने पूरे खानदान का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं, चाहे तो उनका नाम रोशन कर सकते हैं, चाहे खत्म कर सकते हैं, वो दोनों अपने हाथों में रख रखा है ना? पूरा नाम मिट्टी में मिला सकते हैं, चाहे तो आसमान पे पहुंचा सकते हैं, हमारे हाथों में। पेरेंट्स ने जो करना था कर लिया। अब हमारा जो मेथड है, हमारे जो हरकतें हैं, वो हमारी पेरेंट की हरकतों को छुपाता है। पेरेंट ने चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना किया हो, लेकिन हमारी हरकतें किसको ओवरराइड कर रही है? पेरेंट्स के। और यही ओवरराइडिंग है। क्या है ये? कुल मिलाकर यहां जो जिंदा है वो ब्लू कलर वाला चाइल्ड वाला जिंदा है। जरूर आपने अगर ध्यान से सुना है, कोशिश करिए, आपने पूरा लगन लगाई है, तो दिमाग जरूर खराब हुआ होगा। गजब कॉन्सेप्ट है ये। अब जो है सो है दोस्त, मेरा काम था आपको अच्छे से समझा देना। जैसे भी समझाऊं, कोड के थ्रू, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। पर आप लोग पूरी हिम्मत लगाइए, आपको बहुत तकलीफ आएगी, दिमाग में बहुत लोचा होगा। हो सकता है कि दिमाग के अंदर जो केमिकल है वो यहाँ वहां एक दूसरे में मिक्स हो जाए, सारी संभावना है। इसलिए हम लोग पूरी, आप अकेले नहीं हो दोस्तों डरने वाले। बड़े बड़े प्रोग्रामर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डरती है इस लॉजिक से। कई साल लगे मुझे ये समझने में कि एक का अस्तित्व खत्म हो गया, मैं चाहकर भी नहीं चला सकता। दुनिया की कोई भी हरकत कर ली, मैंने यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग का यूज कर रहा था ऊपर M1 को चलाने के लिए, पर फिर भी नहीं चला पाया क्योंकि M1 का अस्तित्व खत्म। चाहे कुछ भी कर लो आप, यहां पर अस्तित्व जिंदा था उसका M1 का, क्योंकि वहां ओवर राइट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ओवर राइट नहीं हुआ, जिंदा था तो चला लिया P के थ्रू। पर यहां पर अस्तित्व खत्म हो गया है।
तो बोलो ओवर राइडिंग में चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास की मेथड को क्या करता है? ओवर राइडिंग में चाइल्ड क्लास में पेरेंट का जो मेथड आया था उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आपको ये वाली कहानी अब समझ में आई? कुल मिलाकर पेरेंट का मेथड गायब। तो यहां से अगर कोई पूछे तो हमें लगता है कि जिसका रेफरेंस उसका होना चाहिए, पर चाकर भी नहीं कर पाएंगे। ओवर राइडिंग एक का अस्तित्व खत्म कर देता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना कि सर ये वाला चलना चाहिए, पर इसका अस्तित्व बचा ही कहां है इसकी वजह से। तो चाकर भी ये चला नहीं पाओगे। अगर ये जिंदा होता तो मैं आपसे गारंटी लेता कि यही चलता, पर ये जिंदा है नहीं दोस्त। इसको दबा दिया गया है, कुचल दिया इस अमीर ने उस गरीब को, बेचारे को। क्या आपको ओवर राइडिंग का लॉजिक क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक है। हाँ जी। नहीं, कंटेंट चेंज नहीं होता। ऐसा आप अपने मन में ये ख्याल पा सकते हो, सही है। आपका आंसर भी सही निकलेगा इस ख्याल से, पर ये फैक्ट नहीं है। आप जो भी समझना चाहो, आप जो भी एग्जांपल्स आपने बिल्कुल सही समझा है, पर मैं ऐसा लिख नहीं सकता। क्या दोस्त एक और कर रहे हैं? क्या ओवर राइडिंग समझ में आ गई? अगर बताइए, ध्यान से सुनना, अब मैं फाइनल वाली बात कर लेता हूं। ठीक है दोस्त? सब कुछ ठीक है, सब कुछ मामला है। अब मैं फाइनल वाले को भी क्लियर कर देता हूं। बताइए, अगर मैंने इस मेथड के आगे क्या लिख दिया दोस्त? इस मेथड के आगे लिख दिया फाइनल, तो बताइए इसकी ओवर राइडिंग होगी कि नहीं होगी? और आप यहां करने की कोशिश कर रहे हो ना ओवर राइडिंग, एरर। अगर मैं इसके आगे लिख दूं फाइनल, क्या लिख दूं दोस्त? स्पेलिंग गलत हो गई। तो आप, अरे पीछे पड़ गया। अब यहां एरर आ जाएगी इनहेरिटेंस में। कहां एरर आई? इनहेरिटेंस में। क्या आपको ये लॉजिक भी क्लियर है? और अब है अगला लॉजिक, ओवर राइडिंग समाप्त। कुछ पूछना है इमरान? करना चाहें, ठीक है। ये देखें, यही कह रहा हूं, ठीक है। ठीक है ना? इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। चलिए आगे आते हैं दोस्त। और अब आता है कॉन्सेप्ट हिडन का। किसका आता है? हिडन का। अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग छुपा छुपम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? बोलो। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते। बोलो, अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो वो ओवरराइड नहीं होता। स्टैटिक में ओवरराइडिंग की जगह बोला जाता है हाइडिंग, लुक्का छुपी। क्या बोला जाता है? लुक्का छुपी बोला जाता है। इसका मतलब है कि नीचे वाली क्लास में जिंदा कौन है? ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड ओवरराइड होने के बजाय हाइड होते हैं। इस कहानी से आप क्या समझते हो? नीचे वाली क्लास में अस्तित्व दोनों का है या एक का है? सिर्फ एक छुप गया है, एक छुप गया है और एक आपका विजिबल है। अब ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बोलो। स्टैटिक मेथड के दौरान, स्टैटिक मेथड के दौरान ओवर
राइडिंग नहीं होती, मतलब अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर हो क्या रहा है? हाइडिंग, लुका छुपी हो रही है। चलिए मुझे बताइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लुका छुपी मतलब दोनों ही जिंदा है, दोनों ही। बोलो, चाइल्ड का सी बराबर न्यू चाइल्ड। अब दोनों का नाम भी सेम है दोस्त, ध्यान रखना। अब मैंने लिखा सी, अब बताइए नीचे वाली क्लास में कितने आइटम अस्तित्व में है? कितने वाले अस्तित्व में? दो। M1 भी है, और लेकिन ऊपर वाला M1 छुप गया। क्या हो गया? छुप गया। तो मुझे बताइए C.M1 कौन चलेगा? चाइल्ड वाला चलेगा। देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। क्या आंसर आया? अब मुझे बताइए ऊपर वाला ये जिंदा है या मर गया है? कौन? पेरेंट वाला जिंदा है या मर गया? जिंदा है, हाँ, है ना? पी कर दूं कुछ टाइम के लिए, बोलने में आसानी हो। अब P1 के थ्रू ये चलाया, तो बताइए क्या लगता है, चाइल्ड या वो? क्या लगता है, चाइल्ड वाला चलेगा या पेरेंट वाला? आंसर क्या आया? क्या आया? इसका मतलब दोनों का अस्तित्व जिंदा है। अब बताइए दोनों में, इसको चलाकर देखते हैं। अब बताओ, अब चाइल्ड ही छपेगा, क्या चलेगा? ऊपर वाला का अस्तित्व समाप्त। लेकिन इस बार अस्तित्व समाप्त हुआ है या छुप गया वो? बस स्टैटिक लिखते ही आपका आंसर बदल गया। अभी मैं अगर स्टैटिक नहीं लिखूं तो आप कहोगे साहब यहां पर केवल एक का अस्तित्व है, M1 का। किसका है? तो चाइल्ड ही छपेगा, चाहो तो देख लो। यही तो मैंने अभी ओवर राइडिंग समझाई। ये है ओवर राइडिंग का एग्जाम्पल। क्या आपको चाइल्ड दिख गया? लेकिन बताइए अगर मैं कोई स्टैटिक कर दूं, क्या कर दूं, तो ये ओवर राइडिंग में आएगा या हाइडिंग में आएगा? और हाइडिंग में इसका मतलब दोनों का अस्तित्व जिंदा है, तो पेरेंट वाला अपने को चलाएगा और चाइल्ड वाला अपने को चलाएगा। तो बताइए इस केस में आंसर क्या है, पेरेंट या चाइल्ड? तो बताइए स्टैटिक मेथड ओवर राइड होते हैं या हाइड होते हैं? क्या आपने ये वाला पहले वाला प्रोग्राम लिख लिया था, ये वाला, ये नॉन स्टैटिक वाला लिख लिया था क्या? ये लिख लो दोस्त, और बताइए इसका आंसर बता दो मुझे। ओवर राइडिंग, ओवर हाइडिंग है या ओवर राइडिंग है? ओवर राइडिंग में अस्तित्व किसका जिंदा? इसका। तो चाइल्ड ही छपेगा, लिख लो। और सिर्फ स्टैटिक लिखने से पूरी कहानी चेंज। स्टैटिक लिख दिया तो भैया हाइडिंग शुरू हो जाएगी, फिर अस्तित्व जिंदा रहेगा। क्या समझा रहे हो या चुगली कर रहे हो? फिर चलेगा। आप आपस में कोई भी बात करें, मना नहीं है। कोई नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। जोरदार। ये सिर्फ लिखने के लिए था या वाकई में इसको फॉलो भी करते अपन लोग? लिखा भाई है। ओवर राइटिंग, हम सही है, ओवर राइटिंग बोलना चाहिए। चलिए
क्या आपने लिख लिया? ये एग्जाम में नहीं आएगा कोड, सच में नहीं आएगा, तो घर बैठ के कोड याद मत करना जावा में। ये कोड सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी लैंग्वेज को। कल को जब आप लोग 2 महीने बाद में लैंग्वेज पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो एक बार कोड देखोगे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कोड ये समझा रहा है। आउटपुट भी इसका लिखना, आउटपुट पता ना उसको क्या है, चाइल्ड। ये लड़कियां बोतलें जोरदार लेके आती है, और लड़के लोग बोतल लाते नहीं, वो जो लाते हैं वो अपने वो पानी वाली ना, बिस्लरी वाली, वही ले आते हैं। चलो छोटा, अपना क्या ही दिक्कत है, कौन हेडेक ले, गुम जाए तो भी टेंशन नहीं होती। और स्टील वाली भी क्या, अरे जोरदार है। इसका मतलब एक्सेप्शन कैसे हैं आप लोग? लास्ट लाइन लिखेंगे फिर फ्री। हटा लू क्या? रुक जाओ लाली, रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, साथ साथ बोल लो। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड ओवरराइड, क्या लिखूं, होते हैं या नहीं होते? बोलो, स्टैटिक मेथड ओवरराइड के बजाय क्या होते हैं, हाइड होते हैं या हिडन होते हैं? बताइए, बोलो। चाइल्ड में, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में पेरेंट का अस्तित्व रहेगा या हट जाएगा? पेरेंट का अस्तित्व रहेगा या हट जाएगा चाइल्ड में? यस, ऑब्जेक्ट में पेरेंट के मेंबर का अस्तित्व होता है, पेरेंट के मेंबर एग्जिस्ट होते हैं। यही वो कारण था कि आपका आंसर क्या आ गया था, पेरेंट आया था, क्योंकि वो जिंदा था, अस्तित्व है उसका। तो आज की क्लास, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अगर सबसे मुश्किल पड़ाव कोई है वो है ओवर राइडिंग, और ये इतना मुश्किल है कि एग्जामिनर की पहली चॉइस बन जाती है। ठीक है, एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट, ठीक है ना, अस्तित्व में होते। या मेंबर का एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है ना, पर ओवर राइडिंग में नहीं रहता, ये मानना आपको। हटा लू, चलिए 1 मिनट रुक जाओ लल्ला, 2 मिनट रुक जाओ, पीछे वाले लिख रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, आप चाहो कोई इशू नहीं। क्या सबने लिख लिया दोस्त? बस जाते जाते ये बोल दो, अभी ओवर राइडिंग है, क्या है? ओवर राइडिंग में चलता कौन है? चाइल्ड, हमेशा, चाहे किसका भी रेफरेंस लू, चाहे कुछ भी उठा लू, हमेशा चलेगा चाइल्ड। लेकिन अगर ये स्टैटिक होता, क्या होता? स्टैटिक होता तो दोनों का अस्तित्व जिंदा होता। तो बताइए, पेरेंट वाला पेरेंट को चलाता और चाइल्ड वाला चाइल्ड को चलाता। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेम टू सेम, बस आंसर बता दो, मामला खत्म करो, आप फ्री मैं फ्री। यहां लिख दो चाइल्ड का सी, क्या लिख दो दोस्त? अब दोनों का अस्तित्व है तो बताना सी किसको चलाएगा और पी किसको चलाएगा। आंसर बोलो भैया, आंसर बोलो। पी वाला अपना चलाएगा और सी वाला अपना चलाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर दोनों का अस्तित्व है तो पेरेंट चाइल्ड ही दिखेगा। क्या आपको दिखा पेरेंट चाइल्ड? चलो ये लिख लो, इसका आंसर लिख देना पेरेंट चाइल्ड, और मैं फ्री, आप जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।